Hello friends, good morning. Today we will be discuss about the informal invitation, the reply of informal invitation. और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6. प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई कैसे दिए जाते हैं, आपको हम समझा चुके हैं. फॉर्मल इन्विटेशन के दो प्रकार के रिप्लाई हमने आपको बताए, एक होता है एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा हमने आपको बताया डिक्लाइन या रिफ्यूज द फॉर्मल इन्विटेशन. और अब नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन का आप रिप्लाई कैसे करेंगे. यदि इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको है और उससे आपसे कहे, क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि रिप्लाई कीजिए इनफॉर्मल इन्विटेशन का, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन के भी दो ही रिप्लाई होंगे. पहला एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन और डिक्लाइन द इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी वही होंगे जो पहले होंगे. लेकिन देखिए दोनों को लिखने का अलग तरीका है, समझ में. इससे पहले हम फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई लिखना आपको हम बता चुके हैं. दो फॉर्मेट मैंने आपको बताए हैं किस तरह से उनको लिखते हैं, ठीक है ना. ये मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूं. यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. अब आगे देखिए. अब नंबर सेकंड में हमारा आता है और वो है रिप्लाईज हैं किसका, द इनफॉर्मल इन्विटेशंस, यानी इनफॉर्मल इन्विटेशंस की रिप्लाई हम किस तरह से करेंगे. सबसे पहला हमने यहां पर हेडिंग डाली है एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी इनफॉर्मल इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. देखिए जिस तरह से आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी फॉर्मेट से हम लिखते हैं इनके रिप्लाई, ठीक है. कि जिस हिसाब से आप लेटर लिखते हैं, जिस तरह से लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है किसका, लिखने वाले का, ठीक है, तो यहां पर भी एड्रेस लिखते हैं और वो किसका लिखते हैं, रिसीवर का. देखिए वही बात है, क्वेश्चन में दो चीजें हमें सबसे पहले देखनी है. पहला रिसीवर कौन है और दूसरा सेंडर कौन है, यानी इनविटेशन किसने दिया है और किसको दिया है, इनविटेशन भेजने वाला और इनविटेशन प्राप्त करने वाला, ठीक है. तो यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले सबसे ऊपर जो होगा वो एड्रेस होगा, ठीक है. एड्रेस लिखा जाएगा और वो किसका लिखा जाएगा, रिसीवर का. रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मतलब होता है जिसके घर इनविटेशन आया है वो उस व्यक्ति का आपको यहां पर एड्रेस लिखना है. अब ये एड्रेस कहां से लिखना है, ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है कि इस एड्रेस को हम लिखेंगे कहां से, तो बहुत सरल सी बात है, ये निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा, ये निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन में मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न में एड्रेस नहीं हो. हां, यदि ऐसा हो कि प्रश्न में एड्रेस ही नहीं दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए, तो उस स्थिति में हम एक ही चीज लिखेंगे और मैं यहां लिख रहा हूं, वो लिखेंगे हम एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है. नीचे लिख देंगे डेट जो भी है मार्च 2020, ठीक है. ये कब लिखेंगे, ठीक है, ये कब लिखेंगे, ये उस सिचुएशन में लिखेंगे जबकि प्रश्न में क्या नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा. ध्यान दें, एड्रेस लिखने वाले का जो जवाब लिख रहा है, और जवाब कौन लिखेगा, जिसको इनवाइट किया गया है, जिसके घर निमंत्रण पत्र पहुंचा है, जिसके घर इनविटेशन गया है, वही तो जवाब देगा. जिसके इनविटेशन ही नहीं गया वो जवाब किसका देगा, ठीक है ना. क्लियर सी बात है, समझने की बात है. तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा. 11वीं क्लास में 11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि लेटर में एड्रेस किस तरह से लिखे जाते हैं. जो लोग नए हैं, जो मेरे से नए जुड़ रहे हैं, मेरी क्लासें ले रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बता दूं कि पहले प्रीवियस क्लासें जाकर देखें, उसके बाद में यहां आए. ये लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है और इससे पहले हम कर चुके हैं फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाईज, दोनों कर चुके हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन. तो यहां पर आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी. वो कौन सी, कि जिस तरह से एप्लीकेशन या लेटर हम लिखते हैं और उनमें जिस हिसाब से ठीक है ना, जिस हिसाब से हम एड्रेस लिखते हैं उसी तरीके से यहां लिखेंगे. मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है. देखिए सबसे पहले ये निश्चित रूप से एग्जाम में मिलेगा.
सबसे पहले मकान नंबर जो भी हो, चाहे 225 हो, चाहे 125 हो, कुछ भी हो, तो मकान नंबर का जैसे मैंने यहां लिखा 5/125 कॉमा लगेगा। ध्यान रहे मकान नंबर के बाद कॉमा ही लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नगर का नाम लिखते हैं, मोहल्ला जिस भी मोहल्ले में है, मालवीय नगर, रामनगर, जनता नगर, जनता कॉलोनी, ठीक है, कोई सा भी हो, तो मालवीय का एम बड़ा, ठीक है, और नगर का कौन क्या बड़ा, एन बड़ा। यानी जितने ग्रुप में नाम हैं, जैसे मालवीय नगर है, चाहे महेश नगर है, तो महेश में एम बड़ा और नगर में एन बड़ा। ये ध्यान रखने हैं, ये कैपिटल लेटर लिखने हैं, यहां पर कॉमा लगेगा। उसके बाद में शहर का नाम, शहर का नाम ध्यान रखें ठीक यहीं से, ऐसा नहीं है कि बीच में लिख दिया आपने, ठीक यहीं से लिखेंगे और आपने क्या लिख दिया, अलवर। ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलवर आपने लिखा 5/125 मालवीय नगर और यहां टेक दिया साहब ये लो अलवर, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अलवर ठीक अगली लाइन हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान दें, ठीक अगली लाइन स्टार्ट करेंगे ठीक यहां से ही, और यहां हम लिख देंगे क्या, अलवर, इस तरीके से। ये लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, इधर से नहीं, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये स्पेस है, ये पूरा खाली रहेगा, इधर ना जाएंगे ना इधर से आएंगे, जो भी लाइन शुरू करनी है यहीं से करनी है, ठीक है। इसके बाद डेट, इसके बाद क्या लिखनी है हमें, डेट। एड्रेस का हो गया, नहीं हुआ तो सुन ले, एड्रेस में सबसे पहले यदि प्रश्न में, यदि क्वेश्चन में हूं क्या, मकान नंबर, तो मकान नंबर लिखने हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा ना। यदि नहीं है तो लिखना जरूरी नहीं है कि साहब मकान नंबर ही ले आओ खईसू, जब है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, नहीं है तो मत लिखिए। मोहल्ले का नाम भी हो सकता है, डायरेक्ट मोहल्ले का नाम है तो शुरू में ये लिख दें, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद मोहल्ले का नंबर, और उसके बाद शहर का नंबर, जिस शहर में आप रहते हैं। और ये सारी चीजें मिलेंगी कहां आपको, प्रश्न के अंदर। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो ही यहां पर ऐड करनी है, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है कि मकान नंबर नहीं है आप जबरदस्ती मकान नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। शहर का नाम नहीं है आप जबरदस्ती शहर का नाम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दें। जो चीजें हैं वही, ठीक है। मकान नंबर नहीं है, आप कहें अब क्या लिखें, तो मकान से बड़ा कौन है, मोहल्ले का नाम होगा, तो मोहल्ले का नाम यहां से शुरू कर दें, उसके नाम ये लिखते हैं। और कुछ भी नहीं है, न मकान नंबर है, ना मोहल्ले का नाम है, ना शहर का नाम है, तो फिर क्या लिखें, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन हमने बताया कि यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं है तो एक ही एड्रेस हमारे पास बचा हुआ है, और वो ये रहा। सीधा आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम में ई बड़ा और हॉल में एच बड़ा। नीचे आपको लिखनी है डेट, ना शहर का नाम मेंशन करना है, ठीक है ना ही किसी मोहल्ले का नाम जोड़ लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, केवल वो लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन लिखेंगे कब, इसे तब लिखेंगे जब आपके पास एड्रेस नहीं हो, प्रश्न में नहीं हो, जबरदस्ती ना लिखें। समझ में आ रही होगी मेरी बात। फिर दोबारा सुन ले, रिप्लाई हम कर रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन का, और उसमें भी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्ट करना, कि एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं, वो कर चुके हैं किसका, फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज, एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और डिक्लाइन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लेटर या एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है, फोटोकॉपी है आपके पास, फोटोकॉपी आप ले लें, ठीक है, यहां से ले लें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको फोटोकॉपीज डाउनलोड यानी डाल दी जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। यदि आप जुड़े हुए हो हमसे तो वहां से आप फोटोकॉपी कलेक्ट कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं किसी कहीं पर भी जाके, ठीक है। आइए, एड्रेस का मामला खत्म हुआ, एड्रेस की बात आपको समझ में आई। एड्रेस जो है प्रश्न में वो ही लिखना है, फालतू का नहीं लिखना, ठीक है। यदि एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको लिखना ये एड्रेस है। आते हैं डेट की बात। डेट ये लिखी है हमने यहां मार्च। देखिए, एप्लीकेशन हो या लेटर हो, डेट केवल 2 ही तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हो या लेटर हो, डेट 2 ही तरीके से लिख सकते हैं। एक हमने लिखी है ये, एक तरीका है ये कि सबसे पहले महीने का नाम, महीने के बाद दिन का नाम,
और दिन के बाद वर्ष का नाम। पहला, ये एक्सेप्टेबल है, ये सही है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि दिन के बाद में कॉमा लगेगा। यदि कॉमा नहीं लगाया आपने, डायरेक्ट लिखा, तो फिर ये गलत है, फिर ये इनकरेक्ट है। यदि आपने ये, आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, मार्च 2020। क्लियर बात? हमेशा यदि, अच्छा एक और तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मार्च, सबसे पहले डेट, उसके बाद महीने का नाम और उसके बाद वर्ष का नाम। ये ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। ध्यान दें कि आपने लिख दिया 02/03/2020, ये लेटर में ना लिखें आप, ठीक है। इनविटेशन की रिप्लाईज में आप डेट ऐसे ना लिखें। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, आपने ये लिखा 02, लाइन खींच दी, 03, फिर लाइन खींच दी और 2020। डेट आप ऐसे भी ना लिखें। और अक्सर हमारी ये आदत है कि हम ऐसे लिखते हैं डेट और ये खींची लाइन, यहां लिखो 02/03/2020, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि डेट हमेशा, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे इनविटेशन का रिप्लाईज हो, चाहे कुछ भी हो, डेट को आप केवल, ये दो तरीके हैं, नंबर 1, ठीक है, और ये नंबर 2, ठीक है। क्लियर होगी बात? केवल इसी तरह से आप लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ध्यान दें, फिर दोबारा बता रहा हूं, यदि महीने का पहले नाम लिखना है तो दिन के बाद, तारीख के बाद आपको कॉमा लगाना है। समझ में आ रही है बात? यदि आप पहले दिन लिख रहे हैं तो फिर महीने का नाम और फिर सन लिखना है, और यहां पर कॉमा कहीं पर भी नहीं लगेगा। रिमेंबर इट, ठीक है। यहां कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह है टोटल एड्रेस का नाम। यह देखिए, इधर से इधर कुछ नहीं जाएगा, सभी इसी क्रम में लिखे जाएंगे। क्लियर बात? समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये लाइन इधर छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अलवर ऐसा नहीं है कि आपने यहां लिख दिया, डेट ऐसी नहीं है कि आपने यहां लिख दी, इसी क्रम में ये लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। अगली बात, ये एड्रेस किसका है? तो रिसीवर का है, जो जवाब लिख रहा है उसका है, जिसके घर इनविटेशन आया है उसका है, सीधे शब्दों में, ठीक है ना। भेजने वाला कभी जवाब नहीं लिखता, भेजने वाला तो इनविटेशन देता है, वो तो जवाब मांगता है कि साहब आप हमारे फंक्शन में आओगे या नहीं आओगे। एड्रेस कहां से लिखना है मैं बता चुका हूं, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न में नहीं आए तो फिर कहां से लिखना है? अपनी तरफ से लिखना है। अपनी तरफ से क्या लिखना है, क्या एड्रेस लिखना है, वो मैं यहां लिख चुका हूं कि ये एड्रेस अपनी ओर से लिखना है। क्लियर बात? अब आगे देखिए, आगे आता है, यहां तक ये हमारा एड्रेस हुआ। एक लाइन खाली आप छोड़नी है हमें, एक लाइन हम यहां पर खाली छोड़ेंगे, एक नहीं दो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डियर या रेस्पेक्टेड। अब दिक्कत यह है कि डियर लिखें या रेस्पेक्टेड, दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है। आपको पता है कि डियर कौन होते हैं? अपने प्रिय, अपने यार, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, जो भी अपने मित्रगण, उनके लिए आप यूज करते हैं किस टर्म का? डियर का। लेकिन जो रेस्पेक्टेड है, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड पद पर है, उच्च पदों पर है, जिसे आपको प्रिंसिपल को लिखना है, तो आप डियर ना लिखें, रेस्पेक्टेड लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए जवाब लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको फिर आपको यहां पर लगाना पड़ेगा क्या? रेस्पेक्टेड। तो बहुत आसान सी बात है, डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। डियर यानी अपने जो भी दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, क्या? डियर। जबकि रेस्पेक्टेड जो लोग हैं, जो अपने से बड़े हैं, ठीक है ना, अब प्रशासनिक अच्छे ऊंचे पदों पर हैं, उनके लिए आप रेस्पेक्टेड का यूज ले सकते हैं, सम, ठीक है। क्लियर होगी बात? इसके बाद में यहां उसका नाम जोड़ देंगे, जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको इनविटेशन भेजा है। और ये नाम कहां से लिखेंगे? तो निश्चित रूप से ये नाम मिलेगा आपको कहां? प्रश्न में, यानी क्वेश्चन में। ऐसा नहीं हो सकता है कि नाम ही नहीं दिया हो, फिर आप लिखोगे किसे? जब हमें यही पता नहीं है कि हमें इनवाइट किसने किया है,
तो हम जवाब किसको लिखेंगे? तो ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न में साहब नाम ही नहीं आए, निश्चित रूप से नाम तो जरूर आएगा। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है। सभी इनफॉर्मल इनविटेशन का यदि आपको एक्सेप्ट करना है तो यही फॉर्मेट हम यूज करेंगे जो हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, दुनिया में कोई भी इनविटेशन हो, यदि इनफॉर्मली उसे एक्सेप्ट आपको करना है तो आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे जो मैंने यहां पर लिख रखा है। मैं फालतू की चीजें मिटा रहा हूं, डेट मैं आपको समझा चुका हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फोटोकॉपी में आपको मिलेगी ये सारी चीजें, वहां से आप समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हैं चीजें। आइए आगे। तो यहां तक बात समझ में आई। यहां पर नाम जोड़ेंगे, नाम के बाद कॉमा लगा देंगे। अगली बात ये ध्यान दें कि ये लाइन ठीक जहां पर नाम खत्म होता है वहीं से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से शुरू कर दिया अपने, तो यहां ये लाइन है इसलिए यदि ये यहां तक बढ़ती है तो फिर ये आई ठीक इसके नीचे से अगली लाइन से शुरू होगा, ये लाइन तो खाली रहेगी। ठीक है, क्लियर बात। अब आगे ये फिक्स लाइन है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन ऑन द ग्रेट ओकेजन। यहां पर नेम ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का नाम आएगा, ऑन प्रपोजिशन लगेगा, डेट आएगी, फिर एट प्रपोजिशन लगेगा, टाइम आएगी, फिर एट प्रपोजिशन लगेगा और फिर आएगा क्या? प्लेस आएगा। इसके बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। क्लियर बात। इसके बाद क्या लगाया आपने? फुल स्टॉप लगा दिया। अब प्रॉब्लम यह है, वही प्रॉब्लम है कि ये आएंगे कहां से? ये सब चीज आपको प्रश्न में मिलेगी। जो चीज प्रश्न में है उसे ही लिखेंगे। हो सकता है कि प्लेस ना दिया हो सकता है कि टाइम ना हो, तो उसे हम हमारे इनविटेशन की रिप्लाई में मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं। डेट, टाइम एंड प्लेस एंड नेम ऑफ फंक्शन, ये सारे कहां से आप लेंगे? ये प्रश्न से हम लेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ये सभी हमें टिप कर लिखने हैं। क्लियर बात हो गया? सबको समझ में आ गई बात? आगे आइए। ये फिक्स लाइन है। आई विल डेफिनेटली, आई का भी हो सकता है, ध्यान दें। ठीक है, यदि एक है तो आई ही लगाएंगे, यदि एक से ज्यादा लोग हैं और वो जवाब दे रहे हैं तो आप क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू ऑन द ग्रेट ओकेजन, ये फिक्स लाइन है, सभी में यही लिखनी है। ठीक है, आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। यहां फिर फुल स्टॉप लगाएंगे हम, फिर अगली लाइन से लिखेंगे, यह ध्यान रहे, और अगली लाइन से लिखेंगे आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे, फॉर दिस डे। ठीक है, ये अगली लाइन में लिखेंगे। एक लाइन नीचे खाली छोड़ेंगे, ठीक है ना, और एक लाइन नीचे खाली छोड़ के आप लिखेंगे योवर्स। ठीक है, योवर्स के नीचे यहां पर आएगा, ठीक है, रिसीवर्स नेम। ये है हमारा, ठीक है, यहां किसका नाम आएगा? रिसीवर का। रिसीवर कौन है? जो ये लिख रहा है, जो जवाब दे रहा है, जिसके घर इनविटेशन आया है, उसका नाम यहां लिख देंगे। और ये कहां से आएगा? ये भी प्रश्न से ही आएगा। यानी दो नाम जरूर मिलेंगे, एक नौता देने वाला और एक जीमने वाला। जो जीमेगा वही तो जवाब लिखेगा कि मैं तेरे घर जीमूंगा या नहीं जीमूंगा, खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले एड्रेस आएगा, ठीक है ना। किसका एड्रेस आएगा? जिसके घर इनविटेशन गया है, और जिसको आपके प्रोग्राम में आएगा या नहीं वही तो बताएगा ना। ठीक है, उसका यहां एड्रेस, उसका, उसके बाद में यहां नाम किसका आएगा? जिसने आपको इनविटेशन भेजा है, और फिर यहां पर नीचे ही नीचे नाम किसका आएगा? रिसीवर का, जो आपको जवाब लिख रहा है, जो आपको रिप्लाई कर रहा है। तो ये सिंपल सी है। इसे आप फॉर्मेट में, इसे आप देखिए बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, इसे आप बॉक्स भी इसका बना सकते हैं। मैंने वही कहा, ये रिप्लाईज लगना चाहिए कैसा? अट्रैक्टिव, सुंदर लगे, अच्छा लगे। इसके लिए वही है, एक ही प्रश्न में लिखना है, सुंदर सा बॉक्स बनाना है, और जो मैंने यहां चीजें लिखी हैं उनको ध्यान में रखना है। एड्रेस किस तरह से लिखना है मैं बता चुका हूं,
ठीक है, किस तरह से चीजें लिखनी है मैं सब कुछ बता चुका हूं, गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यदि अभी आप गलत करते हैं तो फिर निश्चित रूप से रहम की उम्मीद ना करें कि यहां नंबर नहीं कटेंगे, 100% कटेंगे। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, मैं हिंदी थोड़ा बता देता हूं। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन इन दिस ग्रेट ओकेजन। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूं टू रिसीव द इन्विटेशन, इस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके, ऑन द ग्रेट ओकेजन यानी इस महान अवसर के। ओकेजन मतलब होता है अवसर। ठीक है, फिर खाली जगह यहां फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन है उसका यहां नाम लिख देंगे। ऑन लगा के फिर यहां डेट डाल देंगे, और एट लगा के फिर यहां टाइम डाल देंगे, और फिर एट लगा के यहां प्लेस डाल देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से डाल देंगे? ये सारी चीजें हम प्रेजेंट से डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगली लाइन से लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन से लिखना है, आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। ये कहता है कि आई विल डेफिनेटली कम, कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा और आपके साथ जुड़ूंगा इस महान अवसर पर, यानी इस अच्छे अवसर पर। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस डे, कि मैं बड़ी उत्सुकता से, मैं बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं इस दिन का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को हम सभी इनफॉर्मल रिप्लाई यदि हम कर रहे हैं किसी भी इनविटेशन का, चाहे वो किसी का बर्थडे हो, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो, वेडिंग सेरेमनी हो, एनुअल फंक्शन हो, चिल्ड्रंस डे हो, कोई भी प्रोग्राम हो, यदि इनफॉर्मल इनविटेशन को हमें एक्सेप्ट करना है तो हमें ये फॉर्मेट यूज करना है। आपको ये याद करना है, बाकी सब टिप के लिखेंगे। देखिए ये सारा टिप के लिखा है, यहां से ये सारा, ये 3 लाइनें याद करनी है, और ये 3 लाइन याद करनी ही पड़ेंगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपने मेरी बातें सुनी हैं और ये लाइनें आपको याद हैं, तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप उसका उत्तर लिखने में एबल होंगे, सक्षम होंगे। समझ में आ रही है बात? दोबारा से बता दूं, हम कर रहे हैं एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन, यानी एक्सेप्ट करना आपको बता रहा हूं, और वो भी किसका? इनफॉर्मल का। हम सीख चुके हैं फॉर्मल इनविटेशन को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और फॉर्मल इनविटेशन को किस तरह से डिक्लाइन करते हैं। अब यहां पे फिर मैंने कहा कि सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा, और वो लिखा जाएगा जवाब लिखने वाले का, यानी रिसीवर का, और ये एड्रेस मिलेगा कहां से? प्रेजेंट से। यदि एड्रेस नहीं मिलता है तो फिर वो एड्रेस लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एड्रेस है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा, यदि नहीं है तो उसे लिखेंगे, है तो फिर वो ही लिखेंगे। ध्यान रखें, एड्रेस में सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद मोहल्ले का नाम, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद दिनांक, और उसके बाद कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? क्रम यही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में डेट डाल दिया आपने, नीचे शहर का नाम ले आए। क्रम यही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले मोहल्ले का नाम लिख दिया आपने, फिर आपने मकान नंबर लिख दिए। क्रम से रखें, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। देखिए सबसे छोटा अपना घर, घर से बड़ा मोहल्ला, और मोहल्ला से बड़ा क्या है? शहर। ये क्रम याद रखें। जो नहीं है, सपोज दैट कि यहां पर आपको मकान नंबर नहीं है, ठीक है, आप कहें साहब क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मोहल्ले का नाम आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। डियर या रेस्पेक्टेड लगाएंगे, उसके बाद में नाम लिखेंगे, और नाम किसका जोड़ेंगे? जिसने आपको इनविटेशन भेजा है, यानी इनविटेशन देने वाले का, यानी सेंडर का नाम आएगा। कहां से आएगा? सिंपल बात है, प्रेजेंट से आएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, फिर ये फिक्स लाइन है, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। फिर यहां पर फंक्शन, यहां पर डेट, यहां पर टाइम, और यहां पर प्लेस, ये सारी चीजें प्रेजेंट से। उसके बाद फुल स्टॉप। फिर ये 2 लाइनें हैं, अलग अलग हैं, आई विल डेफिनेटली कम एंड जॉइन यू ऑन द ग्रेट ओकेजन। इसके बाद फुल स्टॉप। इसके आगे लाइन ना जोड़े, अगली लाइन से लिखें, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। एक लाइन खाली छोड़ के योवर्स, योवर्स के नीचे लिख दें क्या? नाम। ठीक है, सिंपल। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि सर आर्ट्स की क्लासें कब शुरू होंगी, तो ये आर्ट्स
और साइंस में क्या अंतर है यहां बताइए आप। ठीक है, ये इंग्लिश तो सबकी एक है भैया, यहां पर आर्ट्स वालों के लिए अलग से कोई क्लासें नहीं लगेंगी, यही आर्ट्स वालों के लिए है। तो जो फायदा लेने चाहते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरी क्लासें रेगुलर शुरुआत से देखें। आर्ट्स वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम स्लो लर्नर हैं, हमें बहुत मुश्किल से याद होता है, बहुत मुश्किल से हम सीखने का प्रयास करते हैं। साइंस वाले वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्कूल खुलेंगी तब से भी वो सीख सकते हैं, लेकिन हम नहीं सीख सकते। तो आपके लिए ज्यादा है ये, ना कि साइंस वालों के लिए। तो आर्ट्स वाले बिल्कुल मेरी क्लासों को मिस ना करें। सभी के घर में एंड्रॉयड फोन है, मुझे पता है, और जहां तक है 90% तो स्टूडेंट ही है जो एंड्रॉयड रखते हैं। ठीक है, तो कम से कम इनका सदुपयोग करें, बेकार की चीजों में अपना समय ना व्यतीत करें। ठीक है? जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो आप आराम से मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट में कुछ लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आप फोटोकॉपी निकालोगे, फोटोकॉपी आप लोगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा तगड़ा काम यहां नहीं हो रहा है। और फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो स्कूल में मेरे से कॉल करके, मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, और आपको हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि पहले यह हो कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना है। अब पढ़ना ही नहीं है, अभी तो और सोना है, तो फिर सोते रहिए, फिर कोई नहीं है। ठीक है, फिर एग्जाम में वही हाल होगा, 40, 45, 46, नाम किसका जुड़ेगा, नाहर सिंह से पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, फलान सिंह पढ़ाता है, लेना देना कुछ नहीं है। तो मेरी भी इज्जत क्यों खराब करते हो आप लोग। ठीक है, आइए आप देखिए, आप एनपीएस मालाखेड़ा के नाम से ये यूट्यूब चैनल है हमारे स्कूल का, यहां पर आप जाइए। और आर्ट्स वाले विशेष रूप से आपसे बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ लीजिए, काम आएंगे। ठीक है ना, और आर्ट्स वालों के लिए तो एक ही ले देके एक ही सब्जेक्ट बचता है, और वो ये है, यहां नंबर अच्छे आ जाते हैं तो बाकी में तो आते ही आते हैं। ठीक है ना, और यहां नंबर ऐसे नहीं आते हैं कि एक महीना आपका बच गया, उसमें एक महीने में आप रट लो। मुझे पता है आप कितना याद कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, तो धीरे, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, आप याद करिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, ये मैं बता चुका हूं, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन। पहले मैं दोनों फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, दोनों फॉर्मेट लिखिए, फिर एक ही प्रश्न से दोनों के हम आंसर करेंगे। दोनों को लिख के आपको बताऊंगा, फिर आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मैं यहां लिखाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न में यहां लिखाऊंगा, उनको मेरे फॉर्मेट के अनुसार आप बना सकते हैं। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट बनाने के बाद में हम इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इनके प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से यहां पर डेट लिखी जाती है, किस तरह से एड्रेस लिखा जाता है, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।